करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस सोर्स से आए थे? क्या आय दृष्टि को पढ़ना अभी रेलेवेंट है या नहीं है? और कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? आखिरी के 5 दिनों में यदि आप इसी असमंजस में हैं कि वास्तव में करंट अफेयर जैसा 2024 में आया था, तो वो आया कहाँ से था? क्या उसका सोर्स था? और अभी 5 दिनों में आप किन चीज़ों पर फोकस करके इस एग्ज़ाम में अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं? और अंत में हम इस वीडियो के ये भी जानेंगे कि कौन सा वो सोर्स है जहाँ से लगभग 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो के अंत में आप इस बात को समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे कि वास्तव में करंट अफेयर का रेलेवेंस क्या है, कितने प्रश्न आते हैं और आपको किन सोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कितना फैक्ट आपको पढ़ना है और कितना आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्या आय दृष्टि से काम चलेगा या फिर कोई और सोर्सेज भी हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल भी 850 पोस्ट हैं पीसीएस की। लास्ट टाइम भी लगभग 950 थी। तो ये 2 बार से अच्छे पोस्ट आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इतनी अच्छी पोस्ट दोबारा आएंगी। तो ये अंतिम मौका है जिसको आपको पूरी तरह से फोकस होकर के और मेहनत करके निकालने का प्रयास करना चाहिए। जो 90% लोग हैं वो इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे या फिर स्किप कर जाएंगे। लोग ही इस वीडियो को पूरी देखेंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि यही 10% लोग हैं जिनमें वास्तव में कंपटीशन होता है और इन्हीं में से लगभग 0.1% लोग फाइनल मेरिट में अपना नाम पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सार में। और आज इस वीडियो के अंदर हम उन सभी डाउट्स पर फोकस करेंगे जो आपको पढ़ते टाइम आते हैं दिमाग में, और एक बहुत बड़ा फोमो क्रिएट किया गया है कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा कि जो प्रश्न हैं वो किस तरह के पूछे जा रहे हैं। इतने सारे पीडीएफ्स हैं, मैगजीन है, किससे आपको पढ़ना है। ये एविडेंस बेस्ड रहने वाली है, यानी कि हम 2024 के प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे कि उनके सोर्स क्या थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो समय की गुणवत्ता को समझते हुए आप इस वीडियो को 2x स्पीड पर देखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि चीज़ों को समझ भी आप जल्दी लें और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। अब इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, मिसलेनियस, यूपी स्पेशल और जो इकोनॉमिक्स लिस्टिंग होता है जहाँ से सबसे ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो इन पर भी हम फोकस करेंगे आज कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और आपका सोर्स क्या रहना चाहिए। ठीक है। और हमने ये एक बुक भी लॉन्च की है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, इकोनॉमिक्स लिस्टिंग और यूपी स्पेशल, हिंदी में समसामयिकी, विविध, आर्थिक सूची और उत्तर प्रदेश विशेष, यहाँ से आपके लगभग 70 प्रश्न आते हैं। और वो किस तरह के प्रश्न होते हैं ये हम इस वीडियो में अभी आगे देखेंगे। तो ये लगभग आपकी 135 पेजेस की वीडियो है, बुक है, जिसको पढ़ के आप लगभग 70 प्लस प्रश्न जहाँ से आते हैं उन टॉपिक्स को कर सकते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ। ठीक है। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो इस बुक के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ये इसका कंटेंट दिया गया है, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसमें समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स है। उसके बाद विविध और आर्थिक सूची है, जिसमें कृषि, सरकारी योजनाएं 1950 से 2025 तक की, खनिज उद्योग, परिवहन, संस्थान एवं मुख्यालय जिसको हम इंस्टीट्यूशंस और हेडक्वार्टर्स बोलते हैं, जनसंख्या, एसडीजी, जनगणना और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस तरह की सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करी हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, मिसलेनियस भी मिलेगा, यूपी स्पेशल भी मिलेगा और इकोनॉमिक्स लिस्टिंग भी मिलेगा, जहाँ से आपके लगभग हर साल 70 प्लस प्रश्न आते हैं। किस तरह के प्रश्न आते हैं और क्या उनमें बदलाव अब आ गया है ये भी हम देखेंगे। तो इसमें ये उत्तर प्रदेश स्पेशल भी दिया गया है, बहुत डिटेलिंग में कराया हुआ है। हालांकि पिछले साल एक ही प्रश्न आया था इससे, लेकिन इसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि इसका रेलेवेंस खत्म हो गया है, क्योंकि हमने लास्ट 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, उसके बाद ही हमने इसको क्रिएट किया है। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आगे देखनी है। ठीक है। और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, सिविल सार, इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती रहें, नॉलेजेबल वीडियोस। ठीक है।
तो अब हम करंट अफेयर से शुरू करेंगे कि 2024 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो कहाँ से आए थे, उनके सोर्स क्या थे और वो किस तरह के प्रश्न थे, इजी थे, टफ थे, मॉडरेट थे, अटेम्प्ट करने लायक थे या नहीं थे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो रिपोर्ट्स वाला आई दृष्टि में कवर रहता है, आई दृष्टि में, तो ये ईजी क्वेश्चन में मैंने मार्क किया है। ठीक है, इसके बाद वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये आपको आई दृष्टि में नहीं मिलेगा, ये द हिंदू की डायरेक्ट हेडलाइन से उठाकर दिया है अगस्त 17 2024 की, और इसको हम टफ कैटेगरी में मानेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली जो न्यूज़पेपर है वहाँ से दिया है। अगर आप इसको मैगजीन या जो बेसिक सोर्सेज हैं वहाँ से पढ़ोगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके बाद ये आईपीसीसी का क्वेश्चन है, ये इंडियन एक्सप्रेस की नवंबर 17 की न्यूज़ है। ठीक है, वहाँ से लिया गया है और इसको भी मैंने टफ कैटेगरी में रखा है। ये मैंने हिंदी में दे दिया है, मानव विकास रिपोर्ट ये आई दृष्टि से आया है, और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ द हिंदू से था, और जलवायु परिवर्तन ये इंडियन एक्सप्रेस से था 17 नवंबर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें चौथा प्रश्न जो था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ट्रेंड जो था, ये 2023 का करंट अफेयर है, इसको मैं अनअटेम्प्टेबल मानूंगा क्योंकि एक साल से ऊपर का अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, एक साल से ऊपर का, तो उसको हम अनअटेम्प्टेबल मानते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ना रेलेवेंस नहीं रखता। इसके बाद ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये आई दृष्टि में था, इजी मानेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जो क्रोनोलॉजी में डेज लगाने के लिए आ गए थे, ये आई दृष्टि में दिए थे, लेकिन स्टिल इसको अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इतने सारे डेज जो इररेलेवेंट है उनको याद करना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, यही मैंने हिंदी में बता दिया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये आई दृष्टि से आया है। उसके बाद जो बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति है ये 2023 की समसामयिक घटना है, इसलिए इसको अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट आपके डेज थे इनको लगाने के लिए दिया था कालानुक्रमिक ढंग से, तो ये आई दृष्टि से आया था, लेकिन ये टफ की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद पर्सन एंड रीजन ये आई दृष्टि था सीधा सीधा, लेकिन ये थोड़ा टफ था क्योंकि इसमें जो ये पूछे गए हैं पर्सन ये थोड़े पिछले साल के थे। ठीक है ना, इस साल से कम थे, पिछले साल के ज़्यादा थे, और डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं, इनडायरेक्टली पूछे हैं। इनमें एक दो ही आपको मिलेंगे आई दृष्टि में, बाकी के आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो एफडीआई वाला था और इंडिया मॉरिशस टैक्स अमेंडमेंट वाला था, ये इंडियन एक्सप्रेस की अप्रैल 11 की न्यूज़ है, 11 अप्रैल की, लेकिन ये टफ कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि इन दोनों का रेलेवेंस जो है नहीं समझ पाए होंगे, और एफडीआई को एक बार को इजी है, लेकिन इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट इसके बारे में लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, उसके बाद ये R21 वाली जो आई थी वैक्सीन के ऊपर प्रश्न था, ये भी इजी था, ये आई दृष्टि में आया था, तो इसलिए इसको मैंने इजी की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, ये मैंने हिंदी में दे दिए हैं यहाँ पे। हिंदी और अंग्रेजी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेन चीज़ है कि हमको ये समझना है कि सोर्स क्या है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी है, ये इंग्लिश वालों के लिए भी है, लेकिन मैंने दोनों में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आपको समझना जो इसका सार है वो ये है कि प्रश्न आए कहाँ से। ये केन्स फिल्म फेस्टिवल जो है ये द हिंदू मई 25 की न्यूज़ थी, और ये थोड़ा मॉडरेट हम मानेंगे क्योंकि इससे सीधे सीधे हेडलाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन से प्रश्न आते हैं। उसके बाद रुद्रा M2 मिसाइल जो है ये भी द हिंदू की न्यूज़ है, मई 29 की। टफ है क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है कि टेस्ट कहाँ पे हुआ था, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ता है, और ये मैगजीन में नहीं था। ये न्यू इलेक्टेड हेड जो है ये आई दृष्टि से आई, इसको ईजी की कैटेगरी में है। कोविड-19 ये कॉमन जो सेंस है उससे कर सकते हैं, ईजी की कैटेगरी में डाला है मैंने। ठीक है, क्योंकि 2 साल से कोविड के बारे में पढ़े रहे हैं। इसके बाद ये एंटी माइस्ट ऑपरेशन जो है ये द हिंदू अप्रैल 25 की न्यूज़ है। टफ है क्योंकि इतना कोई मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर पढ़ता है। उसके बाद प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है इसने डेवलप किया है, ये द हिंदू की है, मॉडरेट है। ठीक है, द हिंदू में आया था। उसके बाद ये ब्रह्मोस का जो है ये भी इंडियन एक्सप्रेस की 20 अप्रैल की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि मतलब ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ही मिले हैं। कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क ये द हिंदू मई 9 की न्यूज़ है, और ये टफ कैटेगरी में है क्योंकि ये बेसिक आपके सोर्सेज में कवर नहीं है। उसके बाद ये जो मेट्स स्कीम के ऊपर था ये कहीं भी मुझे नहीं मिली, ना इंडियन एक्सप्रेस में ना पीआईबी में, तो ये तो नॉट अटेम्प्टेबल ही मानूंगा मैं क्योंकि ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी ये भी मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो ये ना द हिंदू से था ना इंडियन एक्सप्रेस से था। अब ये कहाँ से बनाया वो नहीं पता है। ये पिरुल लाओ पैसा पाओ ये पीआईबी में कवर था, लेकिन ये टफ कैटेगरी में ऐसे दूसरे स्टेट की जो न्यूज़ हैं वो जनरली फोकस करते नहीं है। नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव ये आई दृष्टि में कवर थी, इजी प्रश्न था। ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स जो था ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था 24 अगस्त में। टफ था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी में दिया है यहाँ पे, गाइडलाइन फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट ये कहीं में मुझे नहीं मिला, ना द हिंदू में ना इंडियन एक्सप्रेस में।
और फ्लाई 91 ये द हिंदू का अप्रैल में एक आर्टिकल छपा था, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ्लाई 91 अप्रैल से आया है। इसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे का है, तो इकोनॉमिक सर्वे से आया था, लेकिन ये थोड़ा टफ कैटेगरी के अंदर था, ठीक है। उसके बाद 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कॉम्परेशन, ये PIB मेन 3 की न्यूज़ है, बाकी कहीं ये मुझे नहीं मिला। अब मैं इतनी जल्दी जल्दी इनको इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इनको पढ़ने का कोई रिलेवेंस नहीं है, हमको सिर्फ इनके सोर्स ट्रेसिंग करने हैं, एंड में जो एक वर्डिक्ट निकल के आएगा कि एक्चुअली में प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, हमें सिर्फ वो देखना है, पैटर्न देखना है, हमें इन प्रश्नों को नहीं देखना है क्योंकि यानी यहाँ रिपीट नहीं होने वाली। इसके बाद FWD 200B वाला जो क्वेश्चन था, ये द हिंदू मार्च 12 की न्यूज़ है। इसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ये मुझे कहीं जो न्यूज़पेपर है हमारे में, वहाँ पर ये मुझे देखने के लिए नहीं मिला। इसके बाद ये जॉइंट एक्सरसाइजेज जो दी हुई हैं, ये आई दृष्टि में कवर थे, लेकिन क्योंकि इनको क्रोनोलॉजिकली पूछ लिया था तो इसको मैंने टफ की कैटेगरी में डाला है। ये सक्सकम वैली वाला इंडियन एक्सप्रेस मई 2 की न्यूज़ है, ईजी है। एंड देन ये रेमिटेंसेज वाली जो है, ये इंडियन एक्सप्रेस की मई 8 की न्यूज़ है, ठीक है। और इसके बाद ये स्टेट और रैंक्स जो पूछे गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये इकोनॉमिक सर्वे में था, लेकिन ये टफ की कैटेगरी में मैंने डाला है, ठीक है। और ये डेज फिर से क्रोनोलॉजिकली अरेंज पूछ लिया, आई दृष्टि में करता, लेकिन स्टिल टफ है क्योंकि इस तरह से अरेंज और इतने सारे जो डेज हैं उनको कोई नहीं पढ़ता है। और अवार्ड रिसिपेंट ये आई दृष्टि में था, लेकिन स्टिल ये टफ था क्योंकि इनमें 1-2 को छोड़ करके बाकी के टफ थे। और फातिमा बीवी वाला ये लास्ट ईयर का टॉपिक है, तो इसको मैंने नॉट अटेम्प्टेबल में डाला है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक ऑपरेशन ये मैंने पीछे डाल दिया था, तो ये द हिंदू अप्रैल का है, लेकिन स्टिल बहुत टफ है, तो अटेम्प्टेबल नहीं है, ये मैंने हिंदी में कह दिया है, ठीक है। तो अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो मेन जो मुद्दा है वो इस पेज पर है। अभी तक हमने सिर्फ देखा कि कौन सी कहाँ से आई थी, अब हमें देखना है कि टोटल कितने प्रश्न आए करंट अफेयर से और कहाँ से प्रश्न वो पूछे गए हैं। तो इस बार जो प्रश्न आए थे तो 36 प्रश्न थे करंट अफेयर के, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यूजुअली इतने नहीं पूछे जाते हैं। आई दृष्टि से लगभग 11 प्रश्न आए, द हिंदू से 9 प्रश्न आए, इंडियन एक्सप्रेस और PIB से 9 प्रश्न आए, इकोनॉमिक सर्वे से 1 प्रश्न आए, और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो इनमें से किसी सोर्स से नहीं आए, ऐसे 6 प्रश्न थे। तो लगभग 36 प्रश्न थे, जिनमें से ईजी थे 13 जिनको अटेम्प्ट किया जा सकता था अगर आप इन सभी सोर्सेज को पढ़ते, लेकिन तो। और टफ जो थे वो 14 थे, ठीक है। और अनअटेम्प्टेबल जो थे वो लगभग 9 प्रश्न थे। तो यानी कि जो करंट अफेयर था वो ओवरऑल डिफ़िकल्ट था, लेकिन इसमें एक वर्डिक्ट ये निकल कर आती है कि सिर्फ आई दृष्टि पढ़कर आपको करंट अफेयर के आप 50% पे जो क्वेश्चंस है वो भी नहीं कर पाते। और जो आई दृष्टि से प्रश्न आए भी हैं वो थोड़े टफ कैटेगरी के ज़्यादा थे, तो इसलिए आपको बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ना पड़ता, तब आप उनको सही तरीके से कर पाते, ठीक है। तो यही हिंदी में है कि समसामयिकी में आई दृष्टि से 11 आए, द हिंदू से 9, इंडियन एक्सप्रेस और PIB से 9, आर्थिक सर्वेक्षण से ए, और जो इनमें से किसी से नहीं आए वो 6 थे। तो लगभग 36 प्रश्न आए, जिनमें से 13 आसान थे और 14 कठिन थे, ठीक है। अब हम मंथ के देखें कि कितने मंथ के करंट अफेयर आते हैं। तो 2023 के करंट अफेयर से, क्योंकि जो प्रश्न पत्र था वो 2024 में हुआ, क्वेश्चन पेपर सॉरी जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ 2024 के दिसंबर में, ठीक है। तो 2023 से आए 2 प्रश्न, यानी पिछले साल के। उसके बाद मार्च से 1 प्रश्न है, अप्रैल से 8, मई से 8, और एक सेकेंड, हाँ, जून से 2 प्रश्न आए, जुलाई से कोई प्रश्न नहीं आया, अगस्त से 2 प्रश्न आए, सितंबर से कोई प्रश्न नहीं आया, अक्टूबर से 1 प्रश्न आया, नवंबर से कोई प्रश्न नहीं आया, और कुछ सर्वे, बजट और कॉमन सेंस जो मंथ, जहाँ में मंथ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, ऐसे 5 प्रश्न आए, ठीक है। और एग्ज़ाम हमारा कब था, पहले 28 अक्टूबर को होने वाला था, फिर डिले होकर 7 दिसंबर हुआ, फिर प्रोटेस्ट हुआ तो 22 दिसंबर को चला गया था, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें तो जो 6 महीने, लास्ट 6 महीने से कितने प्रश्न आए, 5। जनरली बोल दिया जाता है कि 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ लो, लेकिन अगर इसमें पढ़ते तो काम नहीं चलता 6 महीने के। अगर लास्ट के 8 महीने के देखें तो उससे 16 और 5, यानी कि अगर कोई बोले कि लास्ट के आपको 1.5 साल का या 2 साल का जो करंट अफेयर है वो करना होगा, या फिर आपसे कोई बोलने लगे कि आपका सिर्फ 6 महीने से काम चल जाएगा, तो दोनों ही गलत हैं। क्योंकि अगर हम इस वाले क्वेश्चन पेपर में देखें तो लास्ट के 6 महीने से सिर्फ 5 प्रश्न आए, ठीक है। लास्ट के 8 महीनों से लगभग 16 प्रश्न, यानी कि 2 महीनों से, मई और अप्रैल,
ऐसा लगता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहा था एग्जामिनर, और मई और अप्रैल पर रुका तो सारे के सारे क्वेश्चन उसने इन्हीं से ही डाल दिए। तो मई और अप्रैल से 16 प्रश्न आए, यानी कि टोटल अगर हम 8 महीने का करंट अफेयर देखें तो 8 महीने से आपके लगभग 90% क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद 1 साल का देखें तो उसमें 3 और आए। तो टोटल अगर हम देखें करंट अफेयर्स, बाकी की जो है वो कॉमन सेंस और इकोनॉमिक सर्वे बजट आ जाता है, तो अगर हम मोटा मोटा देखें इसमें, तो जो करंट अफेयर है वो आपके लास्ट के 8 महीनों का ही आया है। ठीक है, तो आपको कोई 2-3 सालों के करंट अफेयर करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 8 महीने का करंट अफेयर करना है। और अब चूंकि इस बार हमारा जो एग्ज़ाम है वो है अक्टूबर में, ठीक है, 12 अक्टूबर को है, तो आपको जो करंट अफेयर करना है, जो ढंग से करना है, वो 1 जनवरी से करिए, 1 जनवरी 2025 से। इससे पीछे का करंट अफेयर अब आपके पास करने का टाइम नहीं है और उसका कोई रेलेवेंस भी नहीं है। थोड़ा सा इनपुट आउटपुट रेशियो भी देखना चाहिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने प्रश्न आ रहे हैं। सिर्फ 3 प्रश्न के लिए आप इतना सारा टाइम देंगे, उस टाइम में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो लास्ट के 8 महीने का करंट अफेयर ही करना है, ये हमारा वर्डिक्ट है। ठीक है, कहाँ से कौन से प्रश्न आए थे ये मैंने आपको बता दिया। अब आप कहाँ से कर सकते हैं, तो ये जो मैगजीन हमने बनाई है, ये जो बुक हमने रिलीज़ करी है, इसमें हमने जो लास्ट के 8 महीने का करंट अफेयर है उसको बहुत अच्छे से तैयार किया है, और जो उससे पीछे का करंट अफेयर है, यानी कि 2024 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, वो हमने आई दृष्टि से कवर किया है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि हमने द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और आई दृष्टि, इन चारों को ही कवर किया है, और इनकी जो रिपीटेड थीम्स जो हर साल जिससे प्रश्न आते हैं उस पर हमने ज़्यादा कंसंट्रेट किया है, और जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं उनको हमने थोड़ा सा निकाल दिया है। ठीक है, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट पर भी फोकस किया है, ना कि सिर्फ फैक्ट्स पे, क्योंकि इस बार आपने देखा है कि प्रश्न जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल और मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए ही इसमें तैयार किया गया है। इस तरह से जो है प्रश्न, इस तरह से, एक सेकेंड, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड। इस तरह से मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनको लिखा हुआ है कि कौन से टॉपिक से जो जो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइन लगी है उनको लिखा है, और फिर उनका बिल्कुल शॉर्ट में मैंने उनको कॉन्सेप्ट भी लिखने की कोशिश की है। जो वन लाइनर है वो भी कवर किए हुए हैं, जैसे ये पीआईबी से आया था तो पीआईबी से, द हिंदू से आया था तो द हिंदू से, इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। ये जहाँ डायग्राम की है वो डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये शॉर्ट न्यूज़ इस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का है, ये पीआईबी का है, ये द हिंदू का है, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। इस तरह से जो भी थोड़ी डिटेल में न्यूज़ चाहिए वो, और उसके बाद शॉर्ट में भी मैंने बहुत सारी न्यूज़ जो है कवर की हुई हैं, वो सब की सब कवर इन्हीं 3 सोर्सेज से हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वाला ये है। ठीक है, ये रहे पीआईबी, द हिंदू, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। ठीक है, तो ये अब नीचे से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ से मैंने डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और ग्रुप की लिंक भी मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल की, सॉरी, तो वहाँ से आप जा करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस की। अभी तक हमने करंट अफेयर देखे, करंट अफेयर के 36 क्वेश्चन आए थे, ये हमने देख लिया। अब हम बाकी के, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 70+ प्रश्न आपके इन्हीं सभी चीज़ों से आते हैं, जो कि एक मेजर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब मेजर सब्जेक्ट हैं। वो प्रश्न आपके किसी मेजर सब्जेक्ट के अंदर नहीं आते, वो अलग से प्रिपेयर करने पड़ते हैं, इसीलिए उनको मिसलेनियस बोला जाता है। ठीक है, तो ये सेंसस पे प्रश्न था। अब जो सेंसस पे या फिर मिसलेनियस पे प्रश्न आ रहे हैं, उसमें सिर्फ पीवाईक्यूज करने से काम नहीं चलेगा, उसको डिटेल में करना पड़ेगा, उस थीम को पकड़ना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको एनसीईआरटीज़ की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स पूछी गई थी, एल्यूमिनियम प्लांट, ये सब एनसीईआरटीज़ से आए हुए हैं। ठीक है, एनसीईआरटीज़ से और पीवाईक्यू से कोल रिजर्व पूछे गए थे, क्रॉप पूछी गई थी। अब देखो ये कॉटन क्रॉप, पहले आता था कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, इस तरह के प्रश्न आते थे ना पहले। अब क्या है कि उसने पूछ लिया कि कितना अमाउंट में रेनफॉल चाहिए, और खरीफ है या कैसी क्रॉप है, ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब भी आपको कहाँ मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। ठीक है, जो कि मैंने इन नोट्स में डाले हैं। ठीक है, सारे ऐसे हैं, जैसे जूट अब पूछ ले कि इंडिजीनियस प्लांट है कि नहीं है, खरीफ क्रॉप है कि नहीं है, मतलब पहले से बिल्कुल पैटर्न बदल गया है। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आते थे वर्ड में इंडिया में, लेकिन अब इस तरह से नहीं आते हैं। तो इतना सारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप जो रेलेवेंस है वो ना पढ़ें। ठीक है, तो यानी कि अब आपको यूपी पीसीएस के अंदर
कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट भी आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, NCERT से पढ़ना पड़ेगा। ये जो इतनी मोटी मोटी बुक आप पढ़ते हो, इतने सारे फैक्ट्स जिसमें लिखा रहता है फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, सिर्फ इनको करने से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं कह रहा कि इररेलेवेंट हो गया, लेकिन सिर्फ इनको करने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स लिस्टिंग की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स लिस्टिंग में भी लिस्टिंग से ज़्यादा उन्होंने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है इस बार। अब क्या 2025 में भी ऐसे करेंगे, हमें नहीं पता। हो सकता है करें, हो सकता है ना करें, हो सकता है मिक्स करें, लेकिन हमें हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। वर्स्ट के सिनेरियो में भी हमारे मार्क्स सबसे अच्छे हैं इस तरह से, ताकि हम ये ना सोचते रहें कि पेपर क्लियर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, तो कॉन्सेप्ट पे भी ज़्यादा फोकस किया है। नेशनल करेंसी पे पूछ लिया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, तो इनके लिए आपको NCERTs जो हैं वो पढ़नी पड़ती है। और मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं इनमें NCERTs का यूज़ किया है। अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर हम इन वाले टॉपिक से देखें, मिसलेनियस, यूपी स्पेशल और इकोनॉमिक्स लिस्टिंग, तो 15 है मिसलेनियस से, एक आया यूपी स्पेशल से, इकोनॉमिक्स लिस्टिंग से आए 10, तो टोटल आए 26 प्रश्न। तो क्या अगले साल भी यूपी स्पेशल से एक भी नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं। हर साल यूपी स्पेशल से लगभग 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। पिछली बार नहीं आया वो एक्सेप्शन है, वरना हर साल इन तीनों में से मिला के 25 से 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 26 में से 7 PYQ से थे डायरेक्टली, NCERT से 19, यानी कि NCERT आपको पढ़नी ही पड़ेंगी इन सभी टॉपिक्स के लिए, ठीक। अब इनका देखें हम रेलेवेंस, 2022 में इन तीनों से 66 क्वेश्चंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक लिस्टिंग, यूपी स्पेशल और मिसलेनियस को मिला दें अगर, और 2023 में 71 प्रश्न 71, और 2024 में 62 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब अगले साल कितने आएंगे? अगले साल भी इसी रेंज में आपको 60 से 70 के बीच में देखने के लिए मिले। और इनको तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अभी आपके लास्ट के 4-5 दिन बचे हुए हैं अगर, तो इस बुक को उठाइए, 135 पेज की बुक है ये, ठीक है। और अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो 1 घंटे में लगभग 6 पेज पढ़ लोगे, क्योंकि फैक्ट लोडेड बुक नहीं है। मैंने इसमें ये नहीं किया है कि एक पेज पे फैक्ट ही फैक्ट पढ़ दी, इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, और NCERT में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं वो सब लगाते हुए, बेसिकली NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक समावेश है। उन दोनों को मिलाते हुए, राइस है तो कौन सी कहाँ की क्रॉप है, किस तरह की क्रॉप है, इंडिजीनियस है या नहीं, जितना भी NCERT में लिखा हुआ है वो सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट पर भी फोकस किया गया है। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मिनरल्स हैं, जो भी कुछ है इसका, वो सारा का सारा SDG। अब आपको पता है SDG में भी पिछली बार ये नहीं पूछा गया था कि गोल 1 क्या है, जैसे पहले पूछा जाता था, या गोल 2 क्या है। इस बार क्या पूछा गया कि एक गोल दे दिया, उसके अंदर कौन से 3 पॉइंट्स है वो पूछे। तो हर एक की टारगेट भी लिख दिया मैंने। एक बार रीड तो कर ही सकते हैं, अगर जो याद भी ना करो तो कम से कम दिमाग में रहेगा, ठीक है। उसके बाद GDP, NDP, ये सब कुछ मैंने कवर किया है। हिस्ट्री को भी थोड़ा डिटेल में कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे उनको थोड़ा सा डिटेलिंग कर दी है, उनकी थीम्स को पकड़ के, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स है वो भी मैंने कवर करा दिए इसके। करंट अफेयर मैंने इसके आई दृष्टि से कवर कराए हैं, ठीक है। क्योंकि अब इतना पिछले साल इतने प्रश्न आए नहीं, ठीक है। इस साल आएंगे तो जो मेन फोकस एरियाज है वहाँ से ही आएंगे, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो इन बुक्स को आपको कैसे लेना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की भी, आप वहाँ भी जाके ले सकते हो, ठीक है। और कोई आपकी क्वेरी हो किसी तरह की तो आप civilsar@gmail.com पर मैसेज कर सकते, सॉरी मेल भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके जो भी सवाल हो। 140 पेजेस को पढ़ के लगभग 70 प्रश्न आप सही कर सकते हो। 70 प्रश्न जहाँ से आने, इन 70 में से कम 50 तो सही करके आओगे, ठीक है। तो अगर आखिरी के 4 दिन भी बचे हो तो आपको इन्हीं सब टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके में तो कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जो कि आप बिना पढ़े भी जाओगे तो 20 से 25 प्रश्न तो आपको वैसे भी आते होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ पर आप प्रश्न पढ़कर जाओगे तभी आप प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो 70 में से लगभग 50 आप यहाँ से कर लोगे, 25 यहाँ से, 75 बाकी तुक्का वुक्का लगा करके कुछ 10 से 15 आप वैसे कर लोगे, तो लगभग आप 90 प्रश्न तक पहुँच सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ो। थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है चीज़ों को जब लास्ट के आपके पास कम दिन बचे हो। बाकी अगर आपने तैयारी पहले से कर ली और इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ चुके हो तो जो आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो वही आपके लिए बेस्ट है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, या फिर उनके लिए जो इन टॉपिक्स को इग्नोर करके बैठे हुए हैं अभी तक, सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के बल पे जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सोच रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैंने आपको मेल बता दिया है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है।
आखिरी के दिन बचे हैं, जल्दी से जल्दी पढ़ाई शुरू करिए, इनका प्रिंट निकलवाइए और इनको पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, धन्यवाद।